Please. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good Please afternoon. sit down. So, Wimlock, how are you this afternoon? Sir, I'm good. What does it mean, the meaning of your name? Sir, enthusiast. Enthusiast. Well, you certainly are enthusiast. Yes, sir. You got a senior research fellowship. Yes, sir. What exactly did you do? Sir, I'm pursuing my research in India's foreign policy. I see. Now, you were also Prime Minister. Yes, sir. I was Prime Minister in student parliament at school level. Okay. And President of the Banyan Tree Literature Club. Yes, sir. Vice President. Vice President. Okay, yeah, that's right. I misread it. And you write Hindi poetry? Yes, sir. Would you like to recite one, brief one? Sure, sir. Sir, I can. Sir, can I speak in Hindi because my interview medium is Hindi? Oh, हाँ ठीक है आप हिंदी दिया ठीक है Yes, sir. बता सुनाइए. तो सर रिसेंटली मेरी एक बुक पब्लिश होने वाली है यायावर अधूरे एहसास. उसकी मैं एक पोयम रिसाइट कर रहा हूँ. टाइटल है घर की चौखट. घर से निकलते वक्त घर की चौखटें मुझे यूं निहार रही थीं. उनका पर्दे के पीछे छिप जाना एक विदा होते लड़की के माँ से जान पड़ता है. बहुत ही खुश दबे हुए अनिश्चितताओं से. आज जब घर से बाहर दूर होता हूँ या दुनिया की भीड़ में अनजान, तो वह चौखटें भरोसा दिलाती हैं उम्मीदों भरी साहस की. बहुत अच्छा. थैंक यू सर. अभी अंग्रेजी में सुनाइए उसका जिस्ट. Sorry sir, I'm not able to You're translate. not able to. Yes. Okay. Yes, sir. सर जी सर. Prose. सर जो घर के दरवाजे होते हैं उसके एक चौखट जो होती है बेसिकली वो सिंबलाइज करती है जब हम कभी भी घर के बाहर अपने सब ड्रीम को परसू करने के लिए बाहर निकलते हैं तो वह हमारी एक लिमिटेशन है, बाउंड्री है जिसके बाहर हम बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं और जो वहाँ का हमारा बिलोंगिंगनेस होता है वह रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे जाने से वो हमारे ड्रीम को लेके खुश तो है लेकिन बहुत सारे कंसर्न हैं कि अनसर्टेनिटीज़ को लेके कि फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटीज़ को लेके. और आउटसाइड वर्ल्ड में जब हम इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ में तो वह एक मोटिवेटिंग फोर्स होता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं, कुछ ऐसे परंपराएं हैं या जो हमने पहले प्रॉमिसेस किए हुए थे कि हमें आगे बढ़ते रहना है. बहुत अच्छा. अभी कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको यस कुछ हो रहा है. यस क्या है? सर रिसेंटली जब से ट्रम्प सेकेंड टर्म में अपने पावर में आए हैं वह अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेके कनाडा और मेक्सिको को लेके थोड़े से असर्टिव डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स को फॉलो कर रहे हैं. कॉन्क्रीट क्या किया? कंक्रीट है कि गल्फ ऑफ मेक्सिको को उन्होंने कहा है कि गल्फ ऑफ अमेरिका के या उसके बाद 51 स्टेट्स के रूप में कनाडा को ना उसके बाद इमाइग्रेंट को लेके. सर लेटेस्ट क्या है? सर USMCA जो एक्ट था उसमें अमेंडमेंट को इन्होंने प्रपोज किया है. बस. यस सर. और चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में क्या हो रहा है? सर चाइना और यूनाइटेड स्टेट में दो चीज़ें, एक जो स्टारगेट प्रोजेक्ट है नया आया है और उसके रिस्पांस में AI का जो डेवलपमेंट चाइना में हो रहा है एक नया डेवलपमेंट है. वहीं पे जो न्यू ट्रेड वार शुरू हो रहा है थ्रू टैरिफ जिसकी आशंका है. यह कितने टैरिफ परसेंटेज इंक्रीज किया है? सर अप्रॉक्स 25%. 25%. यस. अच्छा. और यूक्रेन में क्या हो रहा है? सर यूक्रेन में जो यूक्रेन रसिया क्राइसिस है उसमें निगोशिएशन टेबल पे लाने की बात हो रही है. सडनली जब से ट्रम्प आए हैं पावर में उन्होंने जो सपोर्ट है यूक्रेन को वो बंद कर दिया है अभी के लिए.
और गाजा में? सर जो हमास इजराइल जो 19 जन के बाद जो सीज फायर है उसकी कंटिन्यूटी में जो होस्टेज हैं वह इजराइल छोड़ रहा है गाजा के, और दोनों कंट्री बायलैटरली होस्टेज को छोड़ रहे हैं। अच्छा, ट्रम्प का फर्स्ट गेस्ट कौन है, फॉरेन गेस्ट व्हाइट हाउस में? सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट। अच्छा, आगे चलिए। थैंक यू सर। विमलोक, आप उत्तर प्रदेश से हैं। जी सर। आप ये बताइए, अभी 26 जनवरी समाप्त हुई है, देखी थी आपने? जी सर। हाँ, इसका क्या थीम था 26 जनवरी का इस बार का? सर 26 जनवरी का था विरासत भी विकास भी। बहुत बढ़िया। इसमें पद्मा अवार्ड यूपी से किस किस को दिया गया, कुछ आइडिया है? जी सर। सर पद्मा अवार्ड में यूपी से साध्वी रितंभरा जी को, राम बहादुर राय जी को जो पत्रकार हैं, और टोटल एक गायिका को, टोटल 9 लोगों को मिला है। 9 लोगों को मिला है यूपी से। जी सर। बहुत बढ़िया। हाँ, आप ये बताइए कि अभी बजट जो आया है, जी सर, ये अनाउंस हुआ है, जी सर, इसमें कृषि के क्षेत्र में काफ़ी रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए हैं, तो 2-3 बता देंगे कि क्या है? जी सर। सर सबसे उल्लेखनीय जो हुआ है कृषि धन धान्य मिशन हुआ है, जहाँ पे 100 डिस्ट्रिक्ट को कृषि इनोवेशन हब के रूप में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। हाँ। दूसरा हुआ है कि सीड इनोवेशन को लेके सीड गवर्नमेंट ने मिशन लॉन्च किया है कि हाई वैरायटी इल्ड सीड्स को प्रमोट किया जाएगा। थर्ड सर की जो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड था, उसकी लिमिट जो थी 3 लाख थी, उसको 5 लाख किया गया है, जिससे 7 करोड़ फार्मर बेनिफिशियरी हैं। तो अभी वैसे किसान की चैलेंजेस क्या हैं? जी सर। सर यदि व्यापक रूप से देखा जाए तो भारत में इनपुट से लेके आउटपुट तक के स्तर पे किसान की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या है कि एक मार्जिनल 86% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल फार्मर हैं। तो वहाँ पे एक निर्वाह कृषि एक में वो संलग्न है, तो वहाँ पे मशीनरी का प्रयोग न्यूनतम हो पा रहा है। दूसरा सर कि फर्टिलाइज़र पे उनकी जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उस पे उनकी हाई डिपेंडेंसी है, जो कि लैंड फर्टिलिटी को भी कम कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हैं उसको भी मिनिमाइज कर रहा है। तो आप ये बताइए, जो अभी ये प्रावधान किया गया नए बजट में कि हम नई तकनीक लाएंगे एग्रीकल्चर को, नई तकनीक क्या हो सकती है? जी सर। सर एक तो एफपीओ के थ्रू जो बजट में बताया गया है कि एफपीओ के थ्रू कॉमन हायरिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किया जाएगा ब्लॉक लेवल पे, और वहाँ से शेयरिंग बेसिस पे तकनीकी प्रयोग कर सकते हैं किसान। वहीं पे जो सीड इनोवेशन की बात की गई है, वहाँ पे न्यूनतम इनपुट के साथ हाई उच्च उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। अच्छा, आपने अपनी चॉइस में ये भी दिया है कि आप पुलिस सेवा में भी जाने को तैयार हैं। हाँ, तो आपको पुलिस में काफ़ी दिलचस्पी है। तो अब ये बताइए कि जो महिलाओं के सशक्तिकरण की एक तरफ बात होती है, और वहीं महिलाओं पे अत्याचार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। जी सर। आप बताइए, निर्भया कांड जो हुआ था वो कितना 2012 में? जी सर। हाँ, 2012 से लेके अभी तक यदि आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखें तो ये बताया जाता है कि हर 25 मिनट में एक महिला का रेप होता है या मोलेस्टेशन होता है। तो आप ये बताइए, इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय हैं? कि हमारा कानून ठीक नहीं है या इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है, कुछ कहाँ पे आपको क्या लगता है? सर जहाँ तक मुझे लगता है कि भारत जैसे प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़ में जहाँ ट्रेडिशनल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, वहाँ पे केवल कानून का होना पर्याप्त नहीं है। कानून संबंधी लोगों की जागरूकता और साथ ही मोरल वैल्यूज प्रोवाइड करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो तो आप वैल्यूज़ अगर प्रोवाइड करते रहेंगे तो अगला विकसित भारत तो हम ये चाहते हैं ना, 2047 तक थोड़ी वेट करेंगे। महिलाओं को अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हैं तो हम ये चाहते हैं उसकी रोकथाम के लिए आप तत्काल उपाय उठाएं। आप क्या उपाय उठाएंगे? आपके अगर कोई जानकारी में आता है कि इस महिला का मोलेस्टेशन हुआ है या छेड़खान हुई है, उसके साथ आप क्या तत्काल रूप से क्या करेंगे? सर
महिला संबंधित हिंसा के रोकथाम के लिए जो मेरा दृष्टिकोण होगा, सबसे पहले कि सर हर पुलिस स्टेशन पे जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनकी भी संख्या बढ़े, जो कि सिंबॉलिक वे में भी एक प्रभावी काम करेगा और साथ ही महिला की शिकायतों को लेकर एक संवेदनशीलता भी दर्शाएगा। साथ ही सर जो समुदाय है उसको भी इसमें इस पूरी प्रक्रिया में भागीदारी नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आप करेंगे, वो तो लॉन्ग टर्म में एक तरह का हो गया ना, इमीडिएट तो नहीं हो सकता। मेरे को तो आज राहत चाहिए, तो आज राहत कैसे देंगे आप, वो उसकी बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, नए जो संशोधन हुआ है क्रिमिनल लॉ का, उसमें कोई महिलाओं की देखभाल के लिए कुछ प्रावधान रखा गया है? जी सर। क्या है प्रावधान? सर भारतीय न्याय संहिता में जो BNS है उसमें 0 FIR की जो पॉलिसीज है उसको यूनिवर्सलाइज करने की बात की गई है, जहाँ पे महिला संबंधित शिकायतों को 0 टॉलरेंस के साथ डील किया जाए। नहीं तो उसमें प्रावधान में क्या लिखा गया है, किस प्रकार से उसमें 0 टॉलरेंस? एनोनिमस FIR दर्ज करा जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले पीड़िता की पहचान उजागर संबंधित एक चुनौतियां होती हैं, तो बिना पहचान के एनोनिमसली भी FIR दर्ज कराया जा सकता है। और त्वरित इस पे कार्यवाही करते हुए जो फास्ट ट्रैक न्यायालय है उसके थ्रू इसमें कार्यवाही चलने का प्रावधान है। ठीक है, थैंक यू सर। विमलोक जी, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, मास्टर्स भी किया है उसमें। मान लीजिए कि कुछ वक्त के बाद जब आप IAS अफसर बन जाएंगे और थोड़े दिन बाद आपको एक कमेटी में नॉमिनेट किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, और उस कमेटी भारत सरकार ने इसलिए बनाई है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पुराना हो गया है, इसको दोबारा लिखना है, रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसमें आप फ्रेश है सब्जेक्ट से पढ़ाते भी रहे हैं, आपके सुझाव मांगे जाते हैं, आपको इनिशिएट करना है उस पर डिस्कशन। तो 5 चीज़ें हमें ऐसी बताइए, जो 5 मेजर चेंजेस जो आप लाना चाहेंगे भारत के संविधान में, जो कि नया बनना है। जी सर, जो पहला चीज़ मैं लाना चाहूँगा वह होगा कि स्थानीय निकायों का जो सशक्तिकरण है, उनको विषयगत सशक्तिकरण, स्थानीय निकाय जो लोकल लेवल के इंस्टीट्यूशन हैं, लोकल बॉडीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज, उनको एम्पावर्ड करते हुए, जिसमें उनके पास उनके फंड भी हों, कुछ फेडरल स्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंट। इसके लिए जरूरत है ना कॉन्स्टिट्यूशन की? ऐसे भी हो सकता है सर। नए जो अभी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर 2 टायर फेडरल स्ट्रक्चर है, और उसके अंतर्गत इसमें तीसरे निकाय के रूप में इसको, मतलब आप फेडरल को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं ना? जी सर, 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। सबसे पहले जो फेडरल स्ट्रक्चर होगा वो 3 टायर होगा, जहाँ पे जिस तरह स्टेट की ऑटोनॉमी है वैसे ही लोकल बॉडीज की भी ऑटोनॉमी हो। अच्छा, ठीक है सर। इसके अलावा जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय हैं उसको मूल अधिकार में शामिल करना व्यापक रूप से। शिक्षा तो हो ही रही है सर, शिक्षा प्रारंभिक स्तर तक है, जिसको सेकेंडरी स्तर तक करना चाहिए, उचित होगा वर्तमान समय के हिसाब से देखा जाए तो। क्या बहुत फर्क पड़ने वाला है उसमें? ड्रॉप आउट की परसेंटेज तो बढ़ गई है फ्री होने के बाद भी। चलिए और बताइए सर। तीसरा जो मैं सुधार करना चाहूँगा, स्टेट को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देना। जो अलग अलग स्टेट हैं सर, जैसे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में क्या क्या आ जाएगा सर? उनका अपने जो मतलब फिर हमें फाइनेंस कमीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। फाइनेंस कमीशन को हम अस्थायी बना सकते हैं, जो अभी 5 वर्ष में गठित होता है। अगर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी तो फिर सेंटर से उन्हें टैक्सेस में से शेयर नहीं मिलेगा ना सर। फेडरल फाइनेंस कमीशन है उसमें जो मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं सेंटर द्वारा। ठीक है, और आगे बढ़िए। जी सर। सर चौथा जो मैं करना चाहूँगा, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट किया हुआ है उसमें सभी बिल पार्लियामेंट्री कमेटीज के थ्रू पास हों। यह एक प्रावधान होना चाहिए। साथ ही जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की अभी हम डिबेट कर रहे हैं उसको एक संशोधित रूप में मैं लाना चाहूँगा, जहाँ पे सुपर फ्राइडे या सुपर वेडनेसडे जैसे अदर यूरोपियन कंट्रीज में मॉडल है उसको एडॉप्ट करते हुए, और एक मिक्स फार्मूला जहाँ पे सुचारू रूप से इलेक्शन भी हो और डेवलपमेंटल प्रोसेस भी चलता रहे। सुझाव आपके अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर वो हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन से कवर हो सकते हैं। खैर चलिए हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं।
आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे हैं, यस सर, आपने देखा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट्स के इलेक्शन होते हैं, बीच में कुछ दिन नहीं हुए थे लेकिन अब फिर होने लगे हैं, यस सर, तो बड़ा पॉलिटिकल सा माहौल हो जाता है जिसमें देश की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, है ना, क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़्यादा है औरों से, जिससे मेरे ख्याल से जिससे क्या होता है कि एजुकेशन में, बच्चों की पढ़ाई में और डिसिप्लिन में नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। यस सर। तो कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह के इलेक्शंस कॉलेजेस में अलाउ नहीं करने चाहिए। यस सर। आपका इस बारे में क्या विचार है? सर मेरा मानना है कि जो यूनिवर्सिटी इलेक्शंस हैं वो प्रारंभिक स्तर पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं राजनीतिक कौशल प्रदान करने का, साथ ही छात्रों के सिविक सेंस को निर्माण करने का। ये तो और सर इस जगह तरह क्यों नहीं की होते होनी ऐसे? चाहिए। IITs में होते हैं नहीं होते, मेडिकल कॉलेजेस में होते हैं नहीं होते, और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं, इस टाइप के इलेक्शन नहीं होते जहां देश की टॉप पार्टीज आपस में लड़ रही हैं। ये सर निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट एक समस्या का विषय है, हाँ। जिसको तो मैं इसीलिए सवाल जिसको ये है समाप्त कि इस करना तरह के चाहिए। इलेक्शन क्या अलाउ होने चाहिए? सर पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू इलेक्शन नहीं होने चाहिए, स्टूडेंट लेड होने चाहिए। कैसे कंट्रोल करोगे उसे पॉलिटिकल पार्टीज को? सर जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही जो डिफरेंट कॉलेजों में इलेक्शन होते हैं, जैसे नॉन डूसू कॉलेज जो होते हैं, वहाँ पे इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वहाँ पे स्टूडेंट खुद से अपने कैंडिडेट अपने आप को नॉमिनेशन भरते हैं। यहाँ भी वैसे ही होना चाहिए ना? जी सर। तो कैसे रोकोगे पॉलिटिकल पार्टीज को? सर लिंगदोह कमेटी की जो रिकमेंडेशन है, उस रिकमेंडेशन का एक है कि कोई भी ऑफिशियल जो नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टीज है वह इलेक्टोरल प्रोसेस में डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो। इसको हम और स्ट्रिक्टली ये कह सकते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एसोसिएटेड जो विंग है वह भी इन्वॉल्व ना हो। जी Thank you, sir. धन्यवाद। African countries. जी सर। What is the change in policies of America regarding African countries? सर अगर अफ्रीकन कंट्रीज को देखा जाए तो जहाँ पे अमेरिका की पहले पॉलिसी थी अफ्रीकन कंट्रीज को लेके एक्सट्रैक्टिव पावर के रूप में अमेरिका अपने आप को बिहेव करता था और वहाँ से रिसोर्स एक्सट्रैक्शन को ही केवल एक यूटिलिटी के रूप में देखता था। वहीं पे जो सेकेंड स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका के रूप में अभी देखा जा रहा था, चाइना का इन्वॉल्वमेंट BRI जैसे प्रोजेक्ट के थ्रू, अब अमेरिका एक बेटर अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने के लिए एक डेवलपमेंटल पार्टनर के रूप में वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। तो अमेरिका की क्या पॉलिसी में चेंज हो रहा है? चेंज ऑलरेडी हो गया है। अमेरिकन की पॉलिसी 10 years अर्लियर और अमेरिकन पॉलिसी ऑन डेट में डिफरेंस है, वो क्या है? सर इस दृष्टिकोण से जहाँ तक मेरा मानना है कि जहाँ पहले अमेरिका का जो फोकस था वह एंग्लोफोनिक कंट्रीज तक ज़्यादा था, वहाँ पे अब एक फ्रेंकोफोनिक कंट्रीज को भी इंडिया अपने अमेरिका एक्सपेंड कर रहा है। ये अफ्रीकन कंट्रीज में डेमोक्रेटिक फोर्स बढ़ते गए, यस सर। बट अगेन फिर कुछ ट्रेंड आ गया है कि ये फोर्स घटने लगे हैं। क्या कारण है? सर वर्तमान में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसमें क्रिटिकल मिनरल्स के जो रोल हैं, और अफ्रीका में क्रिटिकल मिनरल्स जो है फैले हुए सब सहारन रीजन से लेके सदर्न अफ्रीका तक, उसको लेके डिफरेंट जो स्टॉक होल्डर हैं उस कंट्रीज के, उनका इन्वॉल्वमेंट, जो एथनिक ग्रुप है उनका इन्वॉल्वमेंट, और अदर स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर का आपने इन्वॉल्वमेंट। सहारा की बात की, सहारा का क्या क्या पोटेंशियल है? सर सहारा का जो मेजर पोटेंशियल अभी देखा जाए कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वह सहारा में हैं क्रिटिकल मिनरल्स के रूप में, जो EV उससे बड़ी चीज अभी आ गया है सहारा का इंपॉर्टेंस। मिनरल्स तो इसके कॉर्नर में है, यस सर, उसके बॉर्डर लाइन में है, बट अदर मेजर रिसोर्स इन सहारा। सर लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो वहाँ का है, पॉपुलेशन ग्रोथ है वहाँ पे, जो फ्यूचर में कुछ और हम सुनना चाह रहे थे। सॉरी सर। ये नॉर्डिक कंट्रीज यस सर। का इंपॉर्टेंस सडनली क्यों बढ़ गया अमेरिका के लिए? सर जो आर्कटिक सी रूट्स हैं, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसके बाद जो नदर्न आर्कटिक सी रूट्स हैं उसका जो नेविगेबल हो रहा है, उसको लेके जो नॉर्डिक कंट्री हैं उनका इंपॉर्टेंस अमेरिका के लिए बढ़ रहा है। बट ग्रीनलैंड पे क्यों नजर पड़ गई सडनली? जी सर। सर ग्रीनलैंड पे ग्रीनलैंड भी उसी जी सर। रीजन में आता है। सर ग्रीनलैंड पे अमेरिका का जो रिसेंट क्लेम है उसके पीछे मैं 3 वजह देखता हूँ। सबसे पहला है सर कि जो आर्कटिक सी रूट्स हैं वो ग्रीनलैंड के मेजर एरियाज को कवर करता है। दूसरा, रसिया के जो वेस्ट पार्ट हैं
वहाँ पे अमेरिका अपना प्रेजेंस दिखाना चाहता चलिए है। ठीक है। अगर आपके नेबर कंट्रीज का मार्किंग करना हो आउट ऑफ 10 डेमोक्रेटिक नंबर, डेमोक्रेसी के लिए नंबर कितना देंगे हमारे नेबर कंट्रीज को? नेपाल से शुरू कीजिए। जी सर। सर नेपाल को मैं 6 दूंगा आउट ऑफ 10। अच्छा, पाकिस्तान? पाकिस्तान को 4। अफगानिस्तान? अफगानिस्तान को प्रेजेंट सिनेरियो में 1। और चाइना को? सर चाइना डेमोक्रेटिक पैरामीटर पे फिट ही नहीं उस मार्क्स नहीं देंगे उसको? नो सर। चलिए, तो मैं लास्ट क्वेश्चन बताइए कि इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हो गया है। यस सर। 2-3 स्टेप्स पे से चेक किया जाए। सर अगर प्रेजेंट टाइम में एडीआर के रिपोर्ट को देखा जाए 2024 जनरल इलेक्शन के बाद, तो 43% जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं वह क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, जिसमें 29% जो हैं वो हीनियस क्राइम में बिलोंग करते हैं। यह एक मेजर डेटा है जो दिखाता है। क्या करेंगे? तो है, तो स्टेटस तो मैंने बोला, जी अब सर। आपको रेमेडी बताना है। सर रेमेडीज यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर हो सकता है, जहाँ पे पहला है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल पे कि उनके लिए किया जाए कि अगर कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से है और हीनियस क्राइम से स्पेशली जहाँ पे एक्यूज्ड भी है हीनियस क्राइम को लेके, तो उनको टिकट ना दिया जाए। तो फिर इसके बैड इफेक्ट हैं कि एनीबॉडी कैन बी एक्यूज्ड। सर लेकिन हीनियस क्राइम के एक्यूज्ड को कुछ जो डेटा अवेलेबल होते हैं पब्लिक डोमेन में, और दूसरा? उसके थ्रू। सर दूसरा पब्लिक अवेयरनेस को, जिसके रिगार्डिंग कुछ कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाए भी हैं कि उनके बारे में, उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में डेटा अवेलेबल हो लोकल न्यूज़पेपर में और अदर प्लेसेस पे। और थर्ड सर कि सोसाइटी में जो क्लीन इमेज वाले लोग हैं वो खुद आएँ और अपने आप को स्ट्रांगली इस्टेब्लिश करें। चलिए ठीक है। थैंक यू सर। विप्लव, हमारा फॉर्मल इंटरव्यू तो अभी कर चुका है, थैंक यू। हम आपको अभी बुलाएंगे इनफॉर्मल पार्ट के लिए। थैंक यू सर।